हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आपका स्वागत है नई वीडियो में। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी मल्हार बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्वदेश। ठीक है, और ये लिखा गया है गया प्रसाद शुक्ल जी के द्वारा, जिनको प्यार से स्नेही भी बोलते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, एमसीक्यूज, सॉल्यूशंस, सैम्पल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर नोट्स, वीडियोस, समरी, आपको कुछ भी चाहिए आप फ्री में ये सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा www.evidyarthi.in। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते। स्वदेश कविता को पढ़ें उससे पहले ये तो जान ले कि इसे लिखा किसने है। तो चलिए आज हम सबसे पहले मिलते हैं इस कविता के महान कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी से। जब हम कवि को जान लेते हैं ना, तो कविता का मजा 2 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले सवाल आता है कि हमारे कवि का पूरा नाम क्या था और वो कौन सी भाषाओं में अपनी दिल की बात, अपनी कविताएं लिखते थे। चलिए पता करते हैं। तो देखिए, स्वदेश कविता को लिखा है गया प्रसाद शुक्ल जी ने और उनका उपनाम था स्नेही। वो हिंदी के बहुत ही माने हुए, बहुत ही जरूरी कवियों में से एक गिने जाते हैं। उन्होंने जब कविताएं लिखनी शुरू की थी ना, तो वो ब्रज भाषा में लिखते थे। सोचिए, उनकी शुरुआत एक अलग भाषा से हुई थी और फिर ब्रज भाषा से शुरू करके उन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया और इतनी मेहनत की कि वो खड़ी बोली के सबसे अच्छे कवियों में शामिल हो गए। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, अब ये भी तो जानना चाहिए कि इतने महान कवि आखिर पैदा कहाँ हुए थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। अरे वाह, ये तो हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे अपने उत्तर प्रदेश की मिट्टी ने इतने महान कवि को जन्म दिया। अब एक बहुत ही मजेदार बात बताती हूं कि आप जानते हैं कि हमारे कवि के एक नहीं बल्कि 2 नाम थे। है ना दिलचस्प? चलिए सुनते हैं उनके इन 2 नामों की कहानी। वो खुद बताते हैं कि उनकी सरकारी नौकरी थी, जिसकी वजह से उन्हें स्नेही के अलावा एक और नाम रखना पड़ा, त्रिशूल। तो जब वो प्यार और कोमल भावनाओं वाली कविताएं लिखते थे तो अपना नाम स्नेही इस्तेमाल करते थे, और जब देश के लिए जोश से भरी कविताएं लिखते थे तब त्रिशूल नाम का इस्तेमाल करते थे, जैसे उनकी कोई सीक्रेट पहचान हो। एक कवि का दिल ना अपने आसपास की हर चीज को महसूस करता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि स्नेही जी किन किन चीजों के बारे में कविताएं लिखते थे, उनके मन में कौन सी बातें चलती थी। हाँ, तो वो अपने देश से तो बहुत प्यार करते थे, तो राष्ट्र प्रेम की कविताएं तो लिखते ही थे। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। जी हाँ, उन्होंने देश के किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में और समाज में फैली गलत बातों यानी सामाजिक कुरीतियों के बारे में भी बहुत दमदार कविताएं लिखीं। इससे पता चलता है कि उनका दिल देश के आम लोगों के दुख दर्द को महसूस करता था। वो अपनी कलम से उनकी आवाज बनना चाहते थे। और आखिर में चलिए उनकी कुछ सबसे मशहूर किताबों के नाम भी जान लेते हैं। उनकी कुछ सबसे खास रचनाएं हैं त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र और कृषक क्रंदन। देखिए, नामों से ही पता चल रहा है ना। त्रिशूल और राष्ट्रीय में देश के लिए जोश है और कृषक क्रंदन में किसानों का दर्द। ये सब वही बातें हैं जो उनके दिल के करीब थीं। तो ये थे हमारे प्यारे और महान कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अब जब हम उनके बारे में इतनी सारी बातें जान चुके हैं तो उनकी कविता स्वदेश को पढ़ने में हमें और भी ज्यादा मजा आएगा। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी और जोश से भरी कविता स्वदेश को समझने वाले हैं। चलिए इस कविता की हर एक लाइन के गहरे मतलब को जानते हैं और उसे महसूस करते हैं। तो कविता का जो पहला भाग है ना, वो हमें देश प्रेम का महत्व बताता है। आइए इसकी पहली पंक्ति देखते हैं। वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसका बहुत सीधा सा मतलब है बच्चों कि जिस दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है, वो दिल असल में दिल है ही नहीं, वो तो एक पत्थर जैसा है। अब सोचिए, पत्थर कैसा होता है? एकदम ठंडा, कठोर, उसमें कोई भावना, कोई फीलिंग नहीं होती है ना। तो कवि यही कहते हैं कि देश प्रेम के बिना हमारा दिल भी ठीक वैसा ही कठोर और बेजान हो जाता है। अगली लाइन है, जो जीवित जोश जगा न सका। इसका मतलब है एक ऐसी जिंदगी जो किसी के अंदर कोई उत्साह या उमंग ही न पैदा कर सके। हमारा जीवन तो ऐसा होना चाहिए ना, जो हमें और दूसरों को भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करे, एक जोश की आग जलाए। उस जीवन में कुछ सार नहीं, मतलब ऐसे जीवन का कोई अर्थ, कोई महत्व ही नहीं होता। सोचिए, बिना जोश और जुनून वाला जीवन कैसा होगा? एकदम खाली और फीका, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अगली पंक्ति है, जो चल न सका संसार संग। इसका अर्थ है जो इंसान दुनिया की तरक्की के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाता। देखिए, दुनिया तो हर पल आगे बढ़ रही है और हमें भी तो अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए ना। उसका होता संसार नहीं,
मतलब ऐसे इंसान के लिए ये दुनिया अपनी लगती ही नहीं, वो इसमें बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। जो समाज और देश के साथ नहीं जुड़ता वो सबसे अलग थलग हो जाता है। फिर कवि कहते हैं, जिसने साहस को छोड़ दिया। इसका मतलब है जिस व्यक्ति ने हिम्मत और बहादुरी से मुंह मोड़ लिया हो। जीवन में मुश्किलें तो आती ही हैं, पर उनसे लड़ने के लिए हिम्मत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो पहुंच सकेगा पार नहीं, और ऐसा इंसान कभी भी मुश्किलों की नदी को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता। बिना हिम्मत के तो जीवन की कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती, है ना? जिससे न जाति उद्धार हुआ, इसका अर्थ है जिस इंसान ने अपने समाज या अपने देश की भलाई और उन्नति के लिए कोई काम नहीं किया। हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हम अपने समाज को और बेहतर बनाएं। होगा उसका उद्धार नहीं। कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का खुद का भी कभी भला नहीं हो सकता। जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता ही नहीं, उसका अपना कल्याण भी कभी नहीं हो पाता। जो भरा नहीं है भावों से, यानी एक ऐसा दिल जो प्यार, दया, करुणा जैसी अच्छी अच्छी भावनाओं से बिल्कुल खाली है। यही भावनाएं तो हैं जो हमें इंसान बनाती हैं और हमारे जीवन को सुंदर बनाती हैं। बहती जिसमें रसधार नहीं, इसका मतलब है जिसके दिल में प्रेम और भावनाओं की नदी ही नहीं बहती। कवि ने यहाँ भावनाओं की तुलना एक नदी से की है। जैसे एक सूखी नदी बेजान होती है, ठीक वैसे ही बिना भावनाओं का दिल भी निर्जीव होता है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और इसीलिए कवि इस बात को फिर से दोहराते हैं, क्योंकि जब हमारे दिल में देश प्रेम होता है तभी तो उसमें जोश, हिम्मत और अच्छी भावनाएं भी जन्म लेती हैं। चलिए अब कविता के अगले भाग में चलते हैं। इसमें कवि हमें याद दिला रहे हैं कि हमारी मातृभूमि ने हम पर कितने सारे उपकार किए हैं। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, इसका अर्थ है कि हम इसी देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी में खेलकर बड़े हुए हैं। पता है, हमारा और इस मिट्टी का रिश्ता एक माँ और बच्चे जैसा गहरा और अटूट है। पाया जिसमें दाना पानी, मतलब इसी धरती ने हमें जिंदा रहने के लिए अन्न और जल दिया है। हमारी अपनी माँ की तरह ही हमारी मातृभूमि भी हमारा पालन पोषण करती है। माता पिता बंधु, जिसमें इसका मतलब है कि इसी देश में हमारे सबसे प्यारे लोग, हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त सब रहते हैं। ये देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है। हम हैं जिसके राजा रानी, और हम सब अपने इस देश के राजा और रानी हैं, यानी हम इसके मालिक हैं। ये पंक्ति हमें अपने देश में सम्मान और गर्व का एहसास कराती है कि हम यहाँ आज़ाद हैं और ये देश हमारा है, जिसने कि खजाने खोले हैं। इसका अर्थ है हमारे देश ने अपने सारे अनमोल खजाने हम सब के लिए खोल दिए हैं। और ये खजाने सिर्फ धन दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और प्रकृति की सुंदरता जैसे तोहफे हैं। नवरत्न दिए हैं लासानी। इसका मतलब है कि देश ने हमें ऐसे कीमती और अनोखे रत्न दिए हैं जिनकी कोई बराबरी ही नहीं कर सकता। ये रत्न क्या है? ये है हमारे देश के महान विचार, हमारी कला और हमारी परंपराएं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं। यानी हमारा देश इतना महान है कि बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी लोग भी इस पर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी मातृभूमि कितनी सम्मानित और पूजनीय है, जिस पर है दुनिया दीवानी। और केवल हम ही नहीं, पूरी दुनिया हमारे देश की महानता और संस्कृति की दीवानी है। ये हमारे लिए कितनी गर्व की बात है कि दूसरे देश भी हमारे भारत की प्रशंसा करते हैं। उस पर है नहीं पसीजा जो, इसका मतलब है वो इंसान जो इतने महान देश और उसके उपकारों के लिए भी प्यार और आभार महसूस नहीं करता। इतने सारे तोहफे पाने के बाद भी अगर किसी का दिल अपने देश के लिए नहीं पिघलता तो ये कितनी अजीब बात है। क्या है वो भूख का भार नहीं? यहाँ कवि एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा इंसान इस धरती पर सिर्फ एक बोझ नहीं है? जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम नहीं करता, उसका जीवन इस धरती पर एक बोझ के समान ही तो है। अब कविता के इस आखिरी हिस्से में कवि हमें हमारे देश के प्रति हमारे कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं। निश्चित है, निस्संशय, निश्चित, इसका अर्थ है कि ये बात बिल्कुल पक्की है, इसमें कोई भी शक नहीं है, जरा सा भी नहीं। कवि इस बात पर इतना जोर इसलिए दे रहे हैं ताकि हम उसे बहुत ध्यान से सुनें। जाने एक दिन जाने को, और वो पक्की बात यह है कि एक ना एक दिन हम सब की मृत्यु होनी ही है। ये जीवन समाप्त हो जाएगा। ये जीवन हमें हमेशा के लिए नहीं मिला है, इसलिए हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। है कालदीप जलता हरदम, यानी समय जो है वो एक दीपक की तरह है जो लगातार जल रहा है, और हर पल हमारा जीवन इस दीपक की लौ की तरह कम होता जा रहा है। जल जाना है परवानों को, और हम इंसान परवानों की तरह हैं जिन्हें एक दिन इसी समय की लौ में जल जाना है, यानी मर जाना है। पर जैसे परवाना क्षमा के लिए अपनी जान दे देता है, वैसे ही हमें भी अपना जीवन देश के लिए समर्पित करना चाहिए।
सब कुछ है अपने हाथों में। इसका मतलब है कि अपनी देश का भविष्य बनाना और उसकी रक्षा करना, ये सब हमारे ही हाथों में है। ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि हम सब में देश को बदलने की शक्ति है। क्या तोप? नहीं, तलवार नहीं। कवि यहाँ एक सवाल पूछते हैं कि क्या हमारे पास तोप और तलवार की कमी है? पर इसका असली मतलब ये है कि हमारे पास अपने देश की रक्षा और सेवा करने के लिए हर तरह की शक्ति और साधन मौजूद है। वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और आखिर में कवि फिर से हमें यही याद दिलाते हैं। मुझे लगता है पूरी कविता को समझने के बाद ये पंक्ति हमारे दिलों में देश प्रेम की भावना को और भी ज्यादा मजबूत कर देती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ गया हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। और आप चाहें तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप चाहें तो आप मुझे मेरी पर्सनल आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय।